हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डेली अपने नोट्स बनाए होंगे और नहीं बना रहे हैं तो बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। एक तारीख पास आने वाली होती है जब आप लोग बहुत सारी चीज़ों को जो है सोच के रखते हैं पहले से ही कि हम इस तारीख को ये करेंगे, उस तारीख को वो करेंगे। तो ऐसे ही कह रहा हूँ कि एक तारीख पास आने वाली है, अच्छे तरीके से अपने प्रॉपर नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। खैर, सेशन की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे। और आपको पहला करंट अफेयर पढ़ाएं उससे पहले आप सार्थक बैच या दारसिला बैच स्टार IQ एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। और एक सवाल जो कल परसों 2 दिन हो गए लगातार पढ़ाते हुए, तीसरे दिन भी आज एक रिवाइज करवा रहा हूँ। और इसमें छोटा सा अपडेट है कि अभी आपको पता है ना कि हरियाणा में इलेक्ट्रिक बस सेवा स्टार्ट हुई है और मुख्यमंत्री जी ने की है, 28 तारीख से की है, 28 जैन से की है। पानीपत से स्टार्ट की है, पानीपत से उद्घाटन किया है और इसे यमुनानगर में, मतलब ये 2 जिलों से स्टार्ट हो रही है ना इनिशियली, एक पानीपत और दूसरा जिला कौन सा है, दूसरा जिला है यमुनानगर। यमुनानगर 2 जिलों से स्टार्ट हो रही है। तो दूसरे पानीपत में तो CM साहब ने स्टार्ट कर दी, तो यमुनानगर में ये आज जो है ना इसका करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और एक्चुअली स्टार्ट तो हुई है कल से, यानी कि 29 तारीख से। तो 29 तारीख से स्टार्ट हुई, तो ये किसने की है, ये की है जगाधरी बस अड्डे से की है। और हरियाणा के हायर एजुकेशन मिनिस्टर, परिवहन मंत्री जिनका नाम है मूलचंद जी, ठीक है ना, मूलचंद शर्मा, जो बल्लभगढ़ से जीते हुए इन्होंने स्टार्ट की है। हालांकि ध्यान रखना ये है हायर एजुकेशन मिनिस्टर, जो उच्चतर शिक्षा विभाग संभालते हैं, शिक्षा विभाग संभालते हैं कंवरपाल, ठीक है ना। जनवरी 2023 में मंत्रालय कुछ बदले थे, उस दौरान की बात है। ये भाई साहब कौन है, आ रहे हैं, ठीक है, राजीव। और ये कौन, टेढ़े टेढ़े किधर देख रहे हैं, कहीं पे निशाना, इधर इधर बाहर, कहीं कहीं पे सामने निशाना तो यही साध रहे हैं ठीक है। खैर, हरियाणा के कितने शहरों में चलेगी, ये 9 शहरों में चलेगी। और आइए, और कल आपसे सवाल पूछा था उसका ठीक जवाब क्या होगा। ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर अभी रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता, तो एक गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है। आज का पहला करंट अफेयर है कि मुख्यमंत्री श्री के निर्देश पर हरियाणा मूल के अप्रवासी भारतीय NRI को आ रही कठिनाई व शिकायतों का समाधान, NRI जितने भी हरियाणा के, उनको आ रही जितनी भी कठिनाइयां हैं या उनके शिकायतों के समाधान के लिए बेसिकली जो है ना वो क्या किया जा रहा है, तो उनके शिकायतों के समाधान के लिए अभी रिसेंटली जो है वो एक नया पोर्टल तैयार किया है, या यूं कह सकते हो आप लोग एक नया प्रकोष्ठ तैयार किया है। वो है अप्रवासी भारतीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ। अब ये अप्रवासी भारतीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ जो है ना, ये कौन से ज़िले के अंदर होगा या कौन से शहर में होगा, तो ये होगा हरियाणा के और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर। यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मुख्यमंत्री श्री के निर्देश पर हरियाणा के मूल अप्रवासी, यानी कि जो NRI कह सकते हो आप लोग, इनको आ रही कठिनाई व शिकायतों का समाधान के लिए एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए बेसिकली अप्रवासी भारतीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ जो है ना ये तैयार किया जा रहा है चंडीगढ़ के अंदर। तो एक सिंपल सा ही सवाल है, बस कोई बहुत ज़्यादा इसमें और डेप्थ की ज़रूरत भी नहीं है आपको। हाल ही में हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने बच्चों के लिए लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए किस जिले के बनियानी में अपने पैतृक घर को जो है ना गांव के अधिकारियों को सौंप दिया है। तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल यहाँ से बन सकता है आपका, यहाँ पे क्या कि आपका जो है ना बनियानी गांव है, ये कहाँ पे है। तो बनियानी गांव पड़ता है हरियाणा के अंदर, रोहतक जिले के अंदर पड़ता है। और इनका ये पैतृक गांव है, मतलब माता पिता से संबंधित गांव, ठीक है ना, बचपन इनका यहीं पे बीता है, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। और ये बच्चों के लिए लाइब्रेरी। अब आप सबसे पहला सवाल आप ये करोगे, सर लाइब्रेरी क्या होती है। होती तो ये लाइब्रेरी है जिसमें किताबें तो होती है, के साथ साथ जो ना डिजिटल सिस्टम भी होता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर भी आप बुक्स को पढ़ सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे नॉवेल्स होते हैं, वो नॉवल फॉर एग्जांपल के लिए यूँ समझो कि फॉरेन नॉवेल्स होते हैं, जो नॉवल पढ़ने के आदी है शायद उनको पता होगा, मैं अक्सर लाइब्रेरी में नॉवेल्स ही पढ़ता हूँ। तो होता क्या कि वो बेसिकली जो है ना बहुत दिनों के बाद में उसकी हार्ड कॉपी मिलती है, तो उससे पहले उसे कंप्यूटर पे सॉफ्ट कॉपी के रूप में पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को आप लोग
उनका ऑडियो मतलब कंप्यूटर में ऑडियो वीडियो माध्यम से भी पॉडकास्ट वगैरह भी आजकल अवेलेबल होने लग गए हैं, ऑडियो वीडियो भी शामिल हो गई। तो ये सारी चीज़ें मतलब बुक्स तो रहती है के साथ साथ ऑडियो वीडियो भी विजिबिलिटी रहे वहाँ पे, और जगह जगह पे स्क्रीन लगी होती है जिससे आप लोग एक टच के थ्रू जो है ना उसको मतलब जैसे टैब के थ्रू है, टैब से आप लोग पढ़ सकते हो। तो यही होती है एक्चुअली ई लाइब्रेरी। तो अपना पैतृक घर और ना केवल अपना घर बल्कि अपने मकान के साथ लगते चाचा के बेटे के मकान को भी गांव को सौंप दिया है और कहा है कि ये लगभग 200 गज का एरिया हो जाएगा जिसमें ई लाइब्रेरी सेटअप होगी। ई लाइब्रेरी में कंप्यूटर के अलावा किताबें भी उपलब्ध करवाई जाएगी। एक्चुअली यही होती है आपकी ई लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए सर इतना याद रखना। इसमें हाई स्पीड इंटरनेट भी होता है, ये भी एक खास चीज़ होती है इसके अंदर, हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था भी जो यहाँ पे करवाई जाती है बेसिकली। हरियाणा के कितने शहरों में अब हर महीने बिजली का बिल आएगा? तो हरियाणा के कितने शहरों में अब हर महीने बिजली का बिल आएगा? अब सर ये कौन सी बड़ी बात है, हर महीने बिजली का बिल ही तो आता है। भाई देखो ऐसा है कि अगर आप गांव से संबंधित है तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। शहरों में अगर आप कमर्शियलाइजेशन की बात करते हो दुकानों की तो वहाँ हर महीने आता है, लेकिन गाँव में घरों में या वैसे ही घरों में कह सकते हो आप लोग, जो हाउस वाला है डोमेस्टिक वाला है वो हर 2 महीने के अंदर आता है आपका, लेकिन अब आएगा ये हर 1 महीने में हरियाणा के 4 शहरों में। अब आप पहले तो ये बताइए सर 4 शहरों में कौन से शहर हैं, और उससे पहले भी ये बताइए सर कि हर महीने आ जाएगा तो ये कौन सा फ़ायदा है। अच्छी बात थी 2-2 महीने में आता था, तो अब हर महीने ही बिजली के बिल की चिंता रहेगी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि ये हर महीने आ रहा है। क्यों सर? क्योंकि आप अभी कभी अपने ना बिजली के बिल को गौर से देखना, और बिजली के बिल पे आपको ना कुछ चीज़ें दिखाई देगी, कुछ उसके यूनिट के रेट दिखाई देंगे आपको, अलग अलग यूनिट के रेट। जैसे आप अगर 200 यूनिट तक बिजली की खपत करते हो तो उसका कुछ अलग चार्ज होगा। अगर आप, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है ना, कोई अगर मान लेते हैं आप 200 के ऊपर चले जाते हो, चाहे आप भले ही वो 300 खर्च करो, भले ही आप 400 खर्च करो, तो उसमें कुछ क्या है अलग रेट हो जाता है। भी मान लेते हैं फिर 500 के बाद में कोई अलग रेट लगने लग जाता है, 1000 के बाद में कोई, या 700 के बाद में अलग रेट है। ऐसे रेट मतलब डिफाइन किए गए हैं। अब कॉमन सेंस है कि 200 तक बिजली जो है ना वो आपको सस्ती मिल रही है। 2 महीने के बाद बिजली का बिल अगर आएगा तो ये भी कॉमन सेंस है कि आप 200 के पार तो चले ही जाओगे। भैया आप ये 200 से कम वाला भी मान लेते, इतने तक थे तो आपको तकरीबन ₹2.5 पर यूनिट देना पड़ रहा था, 200 से पार चले गए तो आपको ₹5 पर यूनिट देना पड़ रहा है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सब चीज़ें एक वर्चुअली लेके, ठीक है ना, डेटा कहीं आप सोचो एग्जैक्ट सर इतना नहीं होता, मैं लगभग लगभग नियर बाय एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अब इसका ₹5 हो जाएगा, तो कॉमन सेंस है 2 महीने के बाद में तो 300-400 तो हो ही जानी है यूनिट। तो आपको ये ₹2.5 वाला लाभ तो कभी मिलना ही नहीं है, ये तो कोई चांस ही नहीं है। आपको मिलना है हमेशा यही 5 वाला ही, ठीक है ना, 5 है, 7 है, वो 7.5 है, वही लगेगा आपका। लेकिन जब हर महीने आएगी तो हो सकता है कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हो कि आप इस वाले दायरे में रहें और आपको ये वाला लाभ मिलने लगे। ये बहुत बड़ी बात है कि देखो भरना तो है ही बिजली का, जिसको बिजली का बिल भरना ही है तो उसको तो महीने आए चाहे 2 महीने में आए, अब हर महीने आएगा तो इसका एक ये बेनिफिट ही होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हरियाणा में 4 शहरों में स्टार्ट की जा रही है। 4 में एक पंचकुला है, एक इसके अंदर करनाल है, एक हमारा हिसार है, और एक चौथा इसके अंदर हमारा महेंद्रगढ़ है भाई। तो 4 ये जिले हैं, ध्यान रखना। सरकार 1 फरवरी 2024 से बेघरों और गरीबों को छोटे भूखंड मतलब छोटी छोटी जगह उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। योजना का नाम अभी तो नहीं आया लेकिन आ जाएगा जल्दी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत ये योजना तो खैर ये है, आपकी योजना का नाम तो ये आया है, लेकिन योजना का ये नाम नहीं आया है कि कौन कौन से शहरों को जो ना ये योजना एक्चुअली बांटी जाएगी। तो इस प्रकार से अभी कोई डेटा नहीं उपलब्ध करवाया गया। और इसके बारे में मैंने आपको वैसे कल ये तो बताया था कि पहले ही फेज के अंदर जो है ना 50,000 फ्लैट दिए जाएंगे। भूखंड और फ्लैट की आवश्यकता जानने के लिए एक विज्ञापन भी जारी किया गया है। तो अब ये नहीं पता लगा कि कहाँ पर कौन से शहर के अंदर जो है डेटा दिया जाएगा। हरियाणा के 15 और अनाज मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली जाएगी, ये भी बहुत ज़रूरी है। हरियाणा में वैसे ₹10 में किफ़ायती भोजन मिल रहा है ऑलरेडी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से एवं महिला एवं सहायता समूह के द्वारा ये कैंटीन चलाई जा रही है। बोर्ड काफ़ी लंबा चौड़ा है ये, और सिविल्स की तैयारी कर रहे हो तो याद करना ही पड़ेगा, कोई इलाज है तो इसका। दूसरा अगला सवाल भी अपने आप में बेहद खास है, क्या कि मॉनिटरिंग एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ स्टोर्ड फूड ग्रेन नामक कोस्ट इफेक्टिव स्मार्ट डिवाइस हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है।
देखो इस यूनिवर्सिटी का सही तो आंसर रहेगा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। CDLU यूनिवर्सिटी है, CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, सिरसा के अंदर पड़ती है ये यूनिवर्सिटी। चलो मैं एक सवाल तुम्हें इस सवाल को समझाऊं उससे पहले कर लेता हूँ। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, पहले तो बात एक कमेंट में मुझे बताइए, और इस यूनिवर्सिटी के VC कौन है। ठीक है, ये दो चीज़ तुम मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर। अब मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ कि एक्चुअली है क्या। पहले सवाल को पढ़िएगा आप लोग। मॉनिटरिंग एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ स्टोर्ड फूड ग्रेन्स। अगर आप गांव से संबंधित हो ना तो आप इस बात को बहुत जल्दी पकड़ जाओगे। शहर वाले भी पकड़ सकते हैं लेकिन इस गांव वालों को तो और जल्दी समझ में आ जाएगी। तो अपने क्या होता है, एक गेहूं की टंकी होती है ना। गेहूं की टंकी, जैसे अब गेहूं का सीजन है, जैसे ही गेहूं कटेगी हम क्या करेंगे, गेहूं को इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा सुखाते तो हैं लेकिन फिर भी आजकल जीवन इतना व्यस्त रहता है तो हम लोग जल्दबाजी में गेहूं को डाल देते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि गेहूं को डालते समय जैसे सबसे पहले नीम के पत्तियां डालते हैं हम तो, ठीक है, और उसके बाद में थोड़ी सी गेहूं डाल दी, फिर नीम की पत्तियां डाल दी, फिर गेहूं डाल दी, ऐसे करके लेयर बना बना के और टंकी भर लेते हैं। एक साल का, एक साल के लिए बढ़िया सा स्टोरेज तैयार कर लेते हैं। राइट, ऐसा ही होता है। हाँ, अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद में, थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है कि गेहूं जो है ना वो खराब होने लग जाती है। जैसे उसके अंदर आप उसको इल्ली बोलते हैं, यूपी में उसको सुरसली बोलते हैं, यूपी वाले सुरसली बोलते हैं। और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। हमारे उसको इल्ली कहते हैं, इल्ली, ठीक है ना, हमारे बिश्नोई भाषा में इल्ली कहते हैं उसको। आपके क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, यूपी में उसको कहते हैं। यूपी में मेरे मामी जी और रहते हैं तो करके, यूपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अंदर कांठ है, कांठ है वहाँ पे, और कांठ नाम का गांव है एक्चुअली, वहाँ रहते हैं। तो वो लोग सुरसली बोलते हैं इसको, ठीक है ना। रिलेटिव है, मतलब सगे तो नहीं, पर वहाँ पे मैं कई बार जा चुका हूँ, जाता रहता हूँ। सुरसली बोलते हैं वो लोग इसको, इल्ली को ही। तो वो पड़ जाती है, इसकी वजह से गेहूँ खराब होने लग जाती है। मोटे तौर पे बात तो ये है। आई विश समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था। तो अब क्या है कि तुमने अक्सर ये देखा होगा कि ये गेहूं के ना टंकी के हाथ लगा के ही बता दिया जाता है कि गेहूं खराब हो रही कि नहीं हो रही। औरों का नहीं पता। मैंने अपनी मम्मी को इस चीज़ को कहते हुए बहुत बार सुना है, पापा को, कि गेहूं खराब होने वाली है, इसके अंदर सल्फास की गोली रख दो भाई। वो भी शायद पता होगा, सल्फास वाली गोली भी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। टंकी के अंदर रख दी जाती है कि एक कपड़े में बांध के फिर पूरा पैक कर दिया जाता है, जिससे इसके अंदर ये जीव जो भी पड़े वो मर जाते हैं। गेहूं मतलब या तो मर जाते हैं या मरने मतलब गेहूं खराब ही नहीं होती। मम्मी टंकी के हाथ लगा के बता देते हैं कि ये ठंडे और गर्म का हिसाब कुछ करके बताते हैं वो। ऊपर से टेम्परेचर अलग है, नीचे से इसका टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये गेहूँ अब ख़राब होने वाली है। पहले पता लग जाता है गेहूँ ख़राब होने वाली है, तो आप इसमें वो रख दीजिएगा। और ये कोई मेरी माँ अलग से नहीं बताती, ये शायद आपकी दादी, आपकी माता जी, इन सबको ये नुस्खा पता है। मतलब यूं समझो विरासत से कोई लोग इंजीनियर हैं इस चीज़ से, एक्सपीरियंस से आता है। खैर ये चीज़ें तो भाई बात ये है कि ये चीज़ें सब कुछ हो रही है, सब कुछ तो इसी, ये तो चीज़ें चलो ठीक है, देसी चीज़ें हैं, अब हमारी जनरेशन को तो नहीं पता। लेकिन एक काम करें, अब बिना हाथ लगाए पता लग जाए तो कैसे होगा। ये तो बहुत अच्छा होगा सर। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना, एक प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने ये एक ऐसा डिवाइस बना दिया। ये डिवाइस क्या है, ये एक सेंसर वाला डिवाइस है। इसमें आप, जाहिर सी बात है, मम्मियाँ बता कैसे रही है, टेम्परेचर से बता रही है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये थर्मोस्टेट टाइप का ही है। ये गेहूं के अंदर रख दिया जाएगा। इसमें एक 9 वोल्ट की बैटरी है, बहुत ही बेसिक सा छोटा सा एक माइक्रो कंट्रोलर है। और हर एक फसल, हर एक जो आपका अन्न होता है ना, उसका एक क्या होता है कि टेम्परेचर वैल्यू होता है। जैसे मान लेते हैं गेहूं की बात कर रहे हो आप लोग, या मूंग की बात कर रहे हो आप लोग, तो मतलब टेम्परेचर है कि भाई 25 से लेके 35 के बीच में रहे तो ठीक है। जैसे ही से वैल्यू प्लस माइनस होने लगती है तो सेंसर बच जाएगा। हर 6 से 8 घंटे के अंदर जो ना ये काम करेगा, लगातार नहीं चलेगा ताकि बैटरी भी ज़्यादा नहीं लगेगी। अब आप कहोगे सर ये कौन सी नई चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको पेटेंट मिल गया। अब आप कहोगे सर भारत ने इतना विकास कर लिया तो इसके बारे में कभी नहीं सोचा क्या, कभी कोई रिसर्च वगैरह किया ही नहीं था क्या। बिल्कुल किया है। बड़े बड़े साइलो सेंटर होते हैं अपने हरियाणा के फतेहबाद के भट्टू में, साइलो सेंटर लगे, स्टील साइलो सेंटर। पहले क्या होता था, हैफेड वगैरह के अंदर ना बोरियां रखी जाती, तो बोरियां तो सड़ जाता, बोरियों में तो गेहूं सड़ जाएगा, अनाज खराब होता था। अब स्टील के साइलो सेंटर है, कुछ इस शेप के से बने होते हैं ये, ताकि इनमें लंबे टाइम तक जो ना अनाज रखा जाता है। पर हो सकता है भी इनमें भी खराब हो जाए, तो इनमें भी सेंसर लगे हुए हैं। और ये सेंसर बहुत महंगे हैं,
बहुत महंगे हैं, और इतने महंगे होने के कारण आम आदमी तो इनको स्पेशली नहीं लगा सकता। ये वाला बहुत ही सस्ता, आप देख रहे हो ये 9 वोल्ट की बैटरी है, छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर है, और ये छोटे से कुछ जैसे ये बजर है आवाज़ बजने लगाने वाला, ये बटन हो गया, ये एलईडी हो गई, छोटी सी वायर होगी आपकी, ठीक है ना। तो ये हार्डली आपका मुझे लगता है कि तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा, अगर कहीं रुपए लगा रहे हो तो आप लोग 1000 रुपये बोल दीजिए, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ वैसे, फिर भी इससे कम में अंडर 1000 रुपये में ये तैयार हो जाएगा सारा सिस्टम। इतना कम रुपए में तैयार हुआ तो इसलिए इसको पेटेंट भी दे दिया गया है। तो ये सिस्टम है आपका पूरा का पूरा, ठीक, पेटेंट वगैरह करवा दिया। ये हर 6 घंटे के बाद डिवाइस टेम्परेचर वगैरह जो है ना वो मेजर कर, इसमें सेंसर वगैरह सब कुछ लगे हुए बता दिया मैंने, ठीक है। तो आई विश आपको ये समझ में आया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका नाम क्या, प्रोफेसर हरीश रोहिल है, जिन्होंने ये पूरी टेक्निक तैयार की है, और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी पे काम करती है। अब आपको पहले ना एक आईओटी भी समझा देता हूँ ये क्या होता है। हालांकि ये कंप्यूटर की टर्म्स है। देखो, एक आपके पास 1G आया था सबसे पहले। 1G के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनालॉग कम्युनिकेशन कर सकते थे। 1G को 1979 के अंदर सबसे पहले निपन टेलीफोन टेलीग्राफ एनटीटी, ठीक है ना, एक आजकल एनटीटी का डिप्लोमा भी चल रहा है, ठीक है ना, और वो 7 तारीख उसकी लास्ट डेट है। वैसे जिसके पास में ये है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रख रहा है फिलहाल के लिए। मैं तो सबके पास फिलहाल तो होना ही चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी बड़ी डिमांड होने वाली है, बहुत ज़्यादा डिमांड, ना केवल इंडिया में बल्कि दुनिया में भी, विदेशों में भी इसकी बहुत डिमांड है, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशली। तो खैर, तो निपन टेलीफोन टेलीग्राफ कंपनी है, ये कंपनी एक्चुअली जापान की है, ठीक है ना, ये कंपनी जापान की है, और इसने सबसे पहले कंसेप्ट लाया था 1979 में, और दुनिया भर में ये लगभग आने लग गया था पब्लिकली 83 के अराउंड। इसमें कॉल होती थी, मतलब मैसेज नहीं कर सकते थे आप। 2G जो था ना, इसमें स्पीड ही बहुत कम होती थी, 2.4 kbps की स्पीड आया करती थी। 2G क्या था, 2G में एनालॉग प्लस में डिजिटल दोनों ले आए हम लोग, एनालॉग डिजिटल दोनों ले आए। स्पीड बढ़ा दी हमने, स्पीड बढ़ा के 24 kbps कर दी तकरीबन, ठीक है ना, और ये लगभग 64 kb तक जाने लगी स्पीड, मतलब टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे। 3G के अंदर हम लोग जो है ना वो स्पीड 2 mbps कर दी, स्पीड बढ़ गई, इंटरनेट की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस GPRS जो है ना बहुत अच्छे से चलने लग गया। 4G के अंदर तो हमने स्पीड और बढ़ा दी, और स्पीड बढ़ाने के 100 mbps जो है ना हमने, या इससे प्लस हो गई हमारी स्पीड, और के साथ साथ जो है ना ये बेस स्पीड होती है एक्चुअली, मतलब इससे ज़्यादा ही आने की कोशिश होती है या वेरी करती है इसके अराउंड लगभग। और इसमें हमने वीडियो कॉल पॉसिबल हो गया, हमारा गल्ला गोरियां होने लगी, आंखें देख के ही समझिएगा। हाँ, 5G आ गया, तो 5G के अंदर बेस स्पीड है 1 Gbps का रख दिया गया। अब अंडर 1 Gbps में ही काम कर रहे हैं हम लोग, वैसे अच्छे शहरों के अंदर तो 1 GB से भी ऊपर जा रही है स्पीड है, और फाइबर से तो 1 GB तक ले सकते हो, कहने का मतलब आप। इसमें IoT आ गया। IoT मतलब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ना, इसमें क्या है, हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है। वॉशिंग मशीन देखो आप, मोबाइल फ़ोन से उससे कपड़े धो सकते हो, पूरी कंट्रोल्ड है, वाईफाई अनेबल्ड। AC देखो आप लोग, वो अनेबल्ड है। फ़ैन देखो आपका ये है, मतलब मान लेते हैं कि आप एग्जाम्पल से एक शहर में रहते हैं, मान लो पुणे में रहते हैं आप लोग, और आप पुणे से हिसार आ गए, ठीक है ना, आपके पुणे वाले घर में AC ऑन रह गया। अब आप क्या करोगे, घर के लॉक वगैरह लगा के आ गया, और आप 1 महीने बाद जाने वाले हो, अब तो भाई इतने में तो AC इतना चक्कर काटेगा कि आपके बिजली का बिल बहुत आ जाएगा। तो क्या करो, बहुत टेंशन में हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मोबाइल से AC को ऑफ कर दो यहाँ बैठे, बशर्ते उसके लिए पूरे घर में वाईफाई अनेबल्ड होना चाहिए, AC भी उसी टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। देखो वो तो जाहिर सी बात है, ऐसा होना चाहिए। तो मोबाइल फ़ोन से ही सारे होम अप्लाइंसेस के सारे इक्विपमेंट कंट्रोल कर लेना, दैट इज़ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसको बोलते हैं। गाड़ी कंट्रोल करना, और गाड़ियों में तो ब्लूफिन टेक्नोलॉजी आपको पता है, पहले ही हुंडई लेके आई थी, बता देता हूँ आपको सबसे पहले ये वाली टेक्नोलॉजी। चलिए सर, अगला सवाल आपका क्या है कि हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में एक नई यूनिवर्सिटी का शुभारंभ किया। एक नई यूनिवर्सिटी का शुभारंभ किया इन्होंने हरियाणा के झज्जर के अंदर। इस यूनिवर्सिटी के चांसलर का नाम है महिपाल यादव है, ठीक है। अब आप इस यूनिवर्सिटी का नाम जानना चाहेंगे तो ये गांव पाटोदा में बनी है, संस्कारम यूनिवर्सिटी इसका नाम है, संस्कारम यूनिवर्सिटी पटोदा गाँव के अंदर बनी है। हरियाणा के राज्यपाल जी जो है ना, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है झज्जर जिले के अंदर। अच्छा, झज्जर जिले का एक गांव है तलाव, तलाव ओ, ठीक है ना, तलाव गांव जो ना, इसको 27 सितंबर 2023 को बेस्ट विलेज का दर्जा दिया गया था हरियाणा के अंदर, बेस्ट विलेज का दर्जा कांस्य पदक में, ठीक है ना। मतलब ये आपको पता है वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं 27 सितंबर को।
नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 25 जैन को मनाते हैं, इस दिन वोटर डे भी होता है वैसे। और हरियाणा में टूरिज्म डे कब होता है? ये होता है 1 जैन को। ठीक है, चलिए खैर इतना ही चीज़ें आप लोग याद कर देना और अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज का लेसन हमारा इतना ही था। कैसा लगा सेशन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज 23 जनवरी है वैसे। आज के ही दिन गांधी जी को जो नाथूराम गोडसे है, उन्होंने इटालियन पिस्तौल से गोली मार के हत्या की थी। और शहीद दिवस है आज, शहीदी नहीं कहा मैंने, शहीद दिवस है। ठीक है, और के साथ साथ जो है ना, गांधी जी जब जमीन पे धरती पे गिरे तो ऐसा मान बोलते हैं कि इन्होंने 3 बार हे राम हे राम हे राम कहा था। तो उनकी समाधि पे भी जो है ना हे राम ही लिखा हुआ है। एनीवे, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। और मैंने एक सवाल तुमसे पूछा था, वो जरूर बता देना। सीडीएलयू यूनिवर्सिटी के वीसी और के साथ साथ जो है ना चांसलर कौन है, और उसकी स्थापना, मतलब वाइस चांसलर सॉरी, और चांसलर भी चलो बता दीजिएगा, चांसलर भी वाइस चांसलर भी, और स्थापना कब हुई, ये सब बता दीजिएगा। एक डेटा सेंटर के बारे में मैंने बताया था पहले इस यूनिवर्सिटी का, अगर याद आ रहा है तो बताना उसके बारे में। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।